वडेरा कमाल सौले अपनी बेटी और बेटे के साथ काशिफ अकबर के ड्राइंग रूम में आया। उसने उठकर उनका इस्तकबाल किया, फिर उन्हें सोफे पर बैठने को कहा। वडेरा कमाल सौले ने बैठते हुए कहा, ये मेरा बेटा जमाल सौले और ये मेरी बेटी नाजा है। मैंने इन्हें इसलिए शहर में रहने दिया है कि आपका साया इनके सर पर है, लेकिन बड़े अफसोस की बात है, आप न सही आपके रहमान चन्ना साहब तो इनकी हिफाजत कर सकते थे, मगर उन्होंने मेरे बच्चों को दुश्मनों के रहमो करम पर छोड़ दिया। सुबह तक कोई इनकी खैरियत मालूम करने नहीं आया। काशिफ अकबर ने सोचा था कि नाजा की तरफ नहीं देखेगा, बार बार देखने से मर्द की नीयत का पता चल जाता है, लेकिन वो उसके बाप की शिकायत सुनने के दौरान में उसे चोर नजरों से देखता रहा। उसने कहा, साईं आप जानते हैं मैं इस्लामाबाद में था, अगर यहाँ होता तो अपनी जान पर खेल जाता, मगर नाजा पर आंच न आने देता, किसी दुश्मन का उस पर साया भी न पड़ने देता। उसने एक हीरो के अंदाज में नाजा को मुतासिर करने के लिए ऐसे अल्फाज अदा किए। नाजा ने उसे देखा, फिर नजरें मिलते ही उसने नजरें झुका ली। उसका अपना तजुर्बा था कि जो हसीना नजरों की ताब न लाए वो अपनी नजरें झुका ले, वो नजरें मिलाने वाले की शख्सियत से मुतासिर हो जाती है। कमाल सौले ने कहा, आप ये न समझें कि मेरी बेटी पर कोई आंच आई है। उस कमीने को उसके करीब आने का मौका भी न मिला। काशिफ अकबर बोला, लेकिन उसने तमाम अखबारात को ये लिख भेजा है कि वो सुबह तक इन बहन भाई के साथ उस कोठी में था। अगरचे उसने खुलकर कुछ नहीं लिखा, लेकिन अखबार पढ़ने वाले तह तक पहुंच जाते हैं। ये बताने की नहीं समझने की बात है कि वो सुबह तक वहाँ क्या कर रहा था। नाजा ने इस बात पर मुंह फेर लिया, सर पर आंचल इस तरह रखा कि चेहरा छुपने लगा। कमाल सौले ने कहा, मेरी बेटी जान दे सकती है मगर इज्जत नहीं दे सकती। हम इज्जत की खातिर दुश्मन को मार देते हैं या मर जाते हैं। जमाल सौले ने कहा, मैं चशमदीद गवाह हूँ कि मेरी बहन इससे महफूज रही है। जब नाजा ने देखा कि राजा नवाज कोठी में घुस आया है और मैं उससे लड़ते हुए उसकी पिटाई कर रहा हूँ, तो ये दौड़कर अपने बेडरूम में गई थी, फिर दरवाजे को अंदर से बंद कर लिया था। काशिफ अकबर ने पूछा, तुम कब तक उसका मुकाबला करते रहे? जमाल बोला, मैं तो सारी रात मुकाबला कर सकता था, लेकिन उसने हाथापाई के दौरान में धोखे से मुझे हथकड़ी पहनाकर खिड़की की जाली के साथ फंसा दिया। काशिफ बोला, फिर तो वो नाजा के बेडरूम की तरफ गया होगा। बाप कमाल सौले ने कहा, हाँ मगर अंदर ना जा सका। नाजा ने दरवाजे को लॉक कर लिया था। राजा ने धमकी दी थी कि वो फायरिंग के जरिए दरवाजे का लॉक तोड़ देगा। मेरी बेटी ने खिड़की से एक खंजर दिखाकर कहा कि उसके आने से पहले ही वो अपने सीने में खंजर घोंप लेगी, उसे जिंदा नहीं मिलेगी। वो मजबूर हो गया, खिड़की के पास आकर सुबह तक खुशामद करता रहा कि ये दरवाजा खोल दे, लेकिन मेरी बेटी खंजर की नोक अपने सीने से लगाए खड़ी रही और आखिर उसे नाकाम वापस जाना पड़ा। काशिफ अकबर ने कहा, मैं नाजा की पारसाई से और उसकी जान देने वाली दलेरी से मुतासिर हो रहा हूँ। वादा करता हूँ कि 24 घंटे के अंदर राजा नवाज को कुत्ते की मौत मारूंगा। मुलाजिम एक ट्रे में चाय और खाने की चीजें ले आया। काशिफ अकबर ने उन्हें खाने के लिए कहा। बाप और बेटा एक एक प्लेट उठाकर कुछ खाने की चीजें लेने लगे। काशिफ अकबर एक प्लेट में बिस्किट और पेस्ट्री रखकर अपनी जगह से उठकर नाजा के पास आया। उसकी तरफ प्लेट बढ़ाकर बोला, तुम पहली बार मेरे घर आई हो, ये लो, तकल्लुफ न करो। नाजा ने इनकार में सर हिलाया। वो बोला, साईं आप अपनी बेटी को बताएं कि मैंने कभी किसी के सामने इस तरह प्लेट पेश नहीं की। ये इनकार करेगी तो मेरी तौहीन होगी। बाप ने कहा, बेटी तुम्हें फख्र होना चाहिए, इस मुल्क की बहुत बड़ी शख्सियत तुम्हारे पास चल कर आई है और तुम्हारी मेजबानी कर रहे हैं। भाई ने कहा, नाजा इनकार न करो। बाप और भाई की तरफ से शय मिलते ही काशिफ अकबर ने नाजा का हाथ पकड़ लिया। वो एकदम से चौंक गई, लेकिन इससे पहले के हाथ छुड़ाती काशिफ अकबर ने प्लेट उसके हाथ पर रख दी। नाजा ने मजबूर होकर दोनों हाथों से प्लेट को थाम लिया। वो अपने सोफे पर वापस आकर बैठ गया। नाजा का हाथ अभी तक काशिफ अकबर की हथेली में घुल रहा था और सवाल कर रहा था कि हाथ ऐसा है तो पूरी कैसी होगी। वडेरा जमाल सौले ने कहा, सिर्फ इसे कत्ल करने से हमारी तसल्ली नहीं होगी। हम चाहते हैं पहले उसे टॉर्चर सेल में ले जाकर खूब अजियतें दी जाएं, फिर उसे यूनिवर्सिटी ले जाकर स्टूडेंट्स के सामने नाजा और जमाल के कदमों में गिरने और माफी मांगने पर मजबूर किया जाए। जमाल ने कहा, जब तक वो तमाम स्टूडेंट्स के सामने हमारे कदमों में गिरकर हमारी ठोकरें नहीं खाएगा, तब तक हम यूनिवर्सिटी में सर उठाकर नहीं रह सकेंगे। काशिफ अकबर ने पूछा, क्यों नाजा, तुम भी यही चाहती हो? वो सर के आंचल को घूंघट बनाकर मुंह छुपाने लगी। उसने कहा, जब से तुम आई हो मैंने तुम्हारी आवाज नहीं सुनी। भाई दुश्मन से इंतकाम लेने की बात है, कुछ तो कहो। बाप ने कहा, हाँ बेटी तुम तो गरजने और बरसने वाली लड़की हो, किसी की छोटी सी गलती माफ नहीं करती हो। बताओ उस गुंडे से किस तरह इंतकाम लेना चाहती हो? वो बोली, मैं चाहती हूँ उसे मेरे हवाले किया जाए। काशिफ अकबर ने पूछा, तुम्हारे हवाले? बाप ने पूछा, क्यों? वो सर्द लहजे में बोली,
मैं उसे अपने हाथों से गोली मारना चाहती हूँ। काशिफ अकबर ने खुश होकर कहा, आखिर हो वडेरे साईं की बेटी, मुजरिम को अपने हाथों से हलाक करना चाहती हो। मैं वादा करता हूँ तुम्हारी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगा। वो तीनों चाय पीने के बाद काशिफ अकबर से रुखसत होकर उसी महल नुमा कोठी के पोर्च में आए। अपनी कार की पिछली सीट पर बाप बेटी बैठ गए। भाई स्टीयरिंग पर बैठकर उसे ड्राइव करता हुआ अहाते के बड़े गेट से बाहर आया, फिर साहिली सड़क पर ड्राइव करता हुआ अपनी डिफेंस वाली कोठी की तरफ जाने लगा। राजा नवाज एक छोटी सी टोयोटा में बैठा उनका मुंतजिर था। ये मालूम करना चाहता था कि काशिफ अकबर इस्लामाबाद से आकर उनके लिए कैसे इंतजामात करने वाला है और उससे इंतकाम लेने के लिए क्या कार्रवाई की जाने वाली है। उसे तवक्को नहीं थी कि नाज़ा भी बाप के साथ काशिफ अकबर के महल में जाएगी। यूं जाने का मतलब यही समझ में आ रहा था कि उसने भी अपने एक रात के मेहमान के खिलाफ शिकायतें की होंगी। राजा नवाज दूसरे दिन यूनिवर्सिटी जाने से पहले दुश्मनों की चालों को समझना और अपने लिए हिफाजती तदाबीर करना चाहता था। उसने सोच लिया था कि उनकी खुफिया चालबाजियों का पता नहीं चलेगा तो कल सुबह तक जमाल सौले को अगवा करके उसे अपने खुफिया अड्डे में कैद करके यूनिवर्सिटी जाएगा। अगर काशिफ अकबर के सियासी गुंडे मुसल्लह फौज की सूरत में आएंगे तो वो इंकिशाफ करेगा कि उसने जमाल सौले को यरगमाल बना रखा है। अगर उसे नुकसान पहुंचाया जाएगा तो फिर उन्हें जमाल सौले की लाश मिलेगी। वो सूबाई पार्टी के लीडर रहमान चन्ना को भी अगवा करके कैदी बना सकता था। ऐसे कई अहम मोहरे थे जिन्हें वो अपनी सलामती के लिए ढाल बनाकर दुश्मन की इंतकामी कार्रवाइयों को नाकाम बना सकता था। लेकिन अचानक ही ऐसा वाकया पेश आया कि जिसकी वो तवक्को नहीं कर सकता था। नाज़ा जिस कार में जा रही थी वो रुक गई। सामने से आने वाली एक पजेरो ने रास्ता रोक लिया। उस पजेरो से मुंह पर ढाटा बांधे हुए 4 अफराद बाहर आए। उनके हाथों में क्लैशनकोव देखकर पहले यही समझ में आया कि वो डाकू हैं। लूटने के लिए रास्ता रोका है, लेकिन उन्होंने कार की पिछली सीट का दरवाजा खोलकर नाज़ा को खींचकर बाहर निकाला। उन बाप बेटे की तलाशी लेकर उनका मोबाइल फोन और असलहा अपने कब्जे में ले लिया। जमाल से कार की चाबी भी छीन ली। उसके एक पहिए को गोली मारकर नाकारा कर दिया। नाज़ा चीख रही थी। उसके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया गया। एक कदावर शख्स उसे कांधे पर लाद कर पजेरो के अंदर ले गया। फिर वो पजेरो स्टार्ट होकर एक यू टर्न लेकर वहां से जाने लगी। राजा नवाज उनसे काफी फासले पर अपनी कार में था और दूर से वो तमाशा देख रहा था। साहिल पर कुछ लोग थे जो खौफजदा होकर वहां से भाग गए थे। राजा अपनी कार तेज रफ्तारी से ड्राइव करता हुआ उन बाप बेटे के करीब से गुजरता हुआ पजेरो के ताकुब में जाने लगा। बेचारे बाप बेटे वहीं खड़े रह गए थे। वो कर भी क्या सकते थे। कार की चाबी छीन ली गई थी। एक पहिए को बेकार कर दिया गया था। वो पुलिस को और काशिफ अकबर को इत्तला नहीं दे सकते थे। उनसे मोबाइल फोन भी छीन लिया गया था। जमाल ने कार की बॉडी पर घूंसा मारते हुए कहा, शिट, इन कुत्तों ने मुझसे असलहा भी छीन लिया। वरना बाप ने बात काट कर गुस्से से कहा, वरना तुम उस टीटी से खुदकुशी कर लेते। गधे के बच्चे, जब वो पजेरो से बाहर आ रहे थे तभी तुमने फायरिंग क्यों न की। वो बोला, बाबा साईं वो 4 थे, मैं एक को मारता तो बाकी 3 हम दोनों को मार डालते। बाप बोला, बकवास बंद करो। एक गोली चलने के बाद वो सब पजेरो से बाहर निकलने और हमारी तरफ आने की जरूरत न करते। फिर तुम कार को रिवर्स गियर में रखकर उनसे दूर होकर बहन को बचा सकते थे। अब कैसे ताकुब करोगे? कहां से बहन को लाओगे? पता नहीं कौन थे वो। जमाल बोला, साफ जाहिर है वो राजा नवाज के आदमी थे। उन्होंने हमसे रकम नहीं छीनी, सिर्फ नाज़ा को ले गए हैं। ये सिर्फ राजा की बदमाशी है। वडेरा जमाल सौले ने कार से टेक लगाकर दोनों हाथों से सर को थाम लिया। जवान बेटी के साथ जो सुलूक हो रहा था उसके बारे में सोचकर शर्मा रही थी। उसने काशिफ अकबर के सामने बैठकर बेटी की शर्मो हया और पारसाई पर फख्र किया था और ये झूठ कहा था कि बेटी ने अपने कमरे का दरवाजा अंदर से बंद कर लिया था और राजा नवाज के हाथ नहीं आई थी। लेकिन अब काशिफ अकबर से और पुलिस वालों से कहना ही पड़ेगा कि राजा नवाज उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ाने के लिए उसकी बेटी को कहीं ले गया है। पिछली रात से नाज़ा के साथ जो कुछ हो रहा था उसके नतीजे में बाप बेटे का ज़मीर बेदार नहीं हो रहा था। वो ये नहीं सोच रहे थे कि अपने इलाकों में गरीब हारियों और मजदूरों की बहनों और बेटियों के साथ क्या करते आए हैं। उनके दिमागों में बाप दादा के जमाने से एक ही बात समाई हुई थी कि वो अपनी गरीब रियाया के साथ बदतरीन सलूक करने का हक रखते हैं। पुलिस और कानून सिर्फ उनकी बहनों और बेटियों के तहफ्फुज के लिए है। ये कहावत दुरुस्त है कि बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। वडेरा कमाल सौले अपने इलाकों में बड़ी मछली थी और वहाँ की छोटी मछलियों को खा जाया करता था। शहरों में काशिफ अकबर बड़ी मछली था, उसके आगे वडेरा जमाल सौले छोटी मछली था और ये समझ नहीं सकता था कि काशिफ अकबर एक बड़ी मछली बनकर उसे खा सकता है, बल्कि खाने के इंतजामात कर चुका है। काशिफ अकबर ने फोन पर रहमान चन्ना से पूछा, मेरे शिकार के लिए क्या हो रहा है?
चन्ना बोला, सर आपका हुक्म सुनते ही तामील हो जाती है। अभी एक बंदे ने फोन पर इत्तला दी है कि उसे उठा लिया गया है। उन बाप बेटे की कार नाकारा बना दी गई है और उनसे मोबाइल फोन छीन लिया गया है। वो 45 मिनट में उसे आपके प्राइवेट बंगले में पहुंचा देंगे। काशिफ अकबर बोला, इन अगवा करने वालों से कहो नाज़ा कोई गड़बड़ कर सकती है, उसे इस तरह दहशत अदा किया जाए कि वो चीखना चिल्लाना भूल जाए और ऐसी रुकावटें पैदा की जाएं कि उसे फरार होने और अपने बाप और भाई के पास वापस आने का रास्ता न मिले। चन्ना बोला, मैंने छटे हुए बदमाशों को ये काम दिया है। हम उनसे पहले भी कई बार काम ले चुके हैं। नाज़ा उनके शिकंजे में भीगी बिल्ली बनकर रहेगी। पजेरो के अंदर वो बिल्ली 4 कुत्तों के दरमियान सहमी हुई थी। उन्होंने धमकी दी थी कि मुंह से आवाज निकालेगी तो उसे गोली मार दी जाएगी। वो लोग चेहरों से ही जल्लाद दिखाई दे रहे थे। उनकी खूंखार आंखें और सख्त लहजा कह रहा था कि वो जो कहते हैं वो कर गुजरते हैं। उनकी गाड़ी शहर की शाहराहों पर दौड़ रही थी, फिर वो नेशनल हाईवे पर जाने लगी। इन रास्तों पर गाड़ियों की आमदोरफ्त थी, इसलिए उन चारों को ये मालूम न हो सका कि एक टोयोटा उनके ताकुब में है। राजा नवाज ने मोबाइल के जरिए अमीर हमजा से राब्ता किया। दूसरी तरफ से उसके खास मातहत ने कहा, सर कैप्टन साहब सखर से इस्लामाबाद चले गए हैं, आप हुक्म करें। उसने कहा, एक पजेरो का नंबर नोट करो, KA 29909। ये पजेरो ठट्ठा की तरफ जा रही है। मैं भी नेशनल हाईवे पर इसके ताकुब में हूँ। पजेरो में 4 बंदे मुसल्ला हैं। वो नाज़ा को जबरन ले जा रहे हैं। पहले एक गाड़ी लेकर वहाँ खड़े हो जाओ। कोशिश करो कि काउंटर फायरिंग ना हो, एक भी गोली न चले। नाकाबंदी के लिए तुम्हारे पास सिर्फ 20 मिनट हैं। आवाज आई, ऑल राइट सर, हम वहाँ पहुँच रहे हैं। राजा ने मोबाइल ऑफ करके उसे डैशबोर्ड के खाने में रख दिया। वहाँ से एक टीटी निकाल कर स्टीयरिंग को संभालते हुए उसे चेक किया। उसका चैम्बर भरा हुआ था। उसने उसे अपनी रान के नीचे रख लिया। नाज़ा बुरी तरह सहमी हुई थी। उनसे कुछ नहीं पूछ रही थी। खुद ही समझ गई थी कि राजा नवाज किराए के गुंडों के जरिए उसे अगवा कर रहा है। एक गुंडे ने मूंछों को ताव देते हुए कहा, घूर कर देख रही हो, माँ कसम बड़ी गजबनाक लग रही हो। अगर बादशाह सलामत की अमानत न होती तो मैं तुम्हें यहीं चबाना शुरू कर देता। वो हिक़ारत से बोली, वो 2 कौड़ी का राजा तुम्हारे लिए बादशाह सलामत हो गया। वो हंसते हुए बोला, वो राजा क्या बेचता है, हम और उसे बादशाह मानेंगे। इस मुल्क में हमारे तो एक ही बादशाह सलामत हैं, काशिफ अकबर साहब। नाज़ा ने चौंक कर पूछा, काशिफ अकबर? वो बोला, हाँ, तुम ऐसी चीज हो कि उनका दिल तुम पर आ गया है। नाज़ा बोली, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सब राजा नवाज के आदमी हो। खामखा काशिफ साहब को बदनाम कर रहे हो। वो मेरी पारसाई का यकीन करते हैं, मेरी इज्जत करते हैं। मैं एक इज्जतदार बाप की बेटी। वो उसकी बात पर कहे लगाने लगे। गाड़ी ड्राइव करने वाले ने रफ्तार सुस्त करते हुए कहा, खामोश हो जाओ, दूर सामने देखो, पुलिस वाले खड़े हैं, फौरन असलहा छुपाओ। वो सब फौरन ही सीटों के नीचे और दरमियान में असलहा छुपाने लगे। एक ने नाज़ा को छोटे साइज का पिस्तौल दिखाकर कहा, ये मेरे लिबास में छुपा रहेगा, तुम हमारे खिलाफ कुछ कहना चाहोगी तो हम तुम्हें गोली मार देंगे। फिर उसने ड्राइव करने वाले से कहा, अफसर चेकिंग के लिए आए तो उसे चन्ना साहब का कार्ड दिखा देना। अगर वो चन्ना साहब का जर खरीद नहीं होगा तो फिर असलहा इस्तेमाल करना पड़ेगा। पजेरो सुस्त रफ्तारी से चलती हुई पुलिस अफसर और सिपाहियों से कुछ फासले पर रुक गई। उसी वक्त राजा नवाज की कार करीब आ गई थी। एक अफसर 2 सिपाहियों के साथ चलते हुए पजेरो के करीब आया। 2 सिपाही पजेरो के दोनों तरफ खिड़कियों के पास आए। वो चारों तवक्को कर रहे थे कि उनसे कुछ पूछा जाएगा, लेकिन सिपाहियों ने अचानक अपनी अपनी जेब से एक स्प्रे कैन निकाला और खिड़की के रास्ते पजेरो के अंदर बेहोशी की दवा स्प्रे करने लगे। सिपाहियों ने सांस रोकी हुई थी। नाज़ा और वो चारों समझ नहीं पाए थे कि वो क्या कर रहे हैं। दवा जूद असर थी। उनके कुछ समझने और मालूम करने से पहले उन पर नकाहत तारी हुई और वो बेहोश होते चले गए। उनमें से एक बड़ा जीदार था। नीम बेहोशी के दौरान में पजेरो का दरवाजा खोलकर बाहर आकर खुली हवा में सांस लेना चाहता था। राजा नवाज ने टीटी के दस्ते से उसके सर पर एक जरब लगाई, उसे खींचकर बाहर फेंका। पिछली सीट पर नाज़ा बेहोशी की हालत में बैठी हुई थी। वो दोनों बाजुओं में उठाकर उसे अपनी कार की पिछली सीट पर ले आया। एक जांबाज से बोला, इन चारों में से किसी एक को उठाकर ले आओ। होश में आने के बाद इससे उगलवाओ कि ये कौन है और नाज़ा को ये कहां ले जा रहे थे। अपनी कार स्टार्ट करके वो आगे बढ़ गया। उधर बाप बेटे ने एक गैराज में पहुंचकर वहां के मालिक को अपनी रोईदाद सुनाई। मालिक ने एक मैकेनिक को औजार के साथ कार लाने के लिए भेज दिया। वडेरा जमाल सौले ने वहां से फोन पर काशिफ अकबर से राब्ता किया। उसे भी बेटी के इगवा की रुदात सुनाई। फिर कहा, खुदा के लिए फौरन ऐसी कार्रवाई करें कि मेरी बेटी अभी मुझे मिल जाए। आप मेरी पोजीशन का ख्याल करें, मैं बदनाम हो जाऊंगा, किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। काशिफ अकबर ने कहा, आप हौसला करें, जरा सब्र से काम लें। उसी बदमाश राजा ने नाज़ा को इगवा किया है, मैं उसे पाताल से भी ढूंढ निकालूंगा। आपकी बेटी आपके हवाले करूंगा और राजा नवाज को गोली मारूंगा।
कमाल सौले ने कहा, मैं चाहता हूं अभी पुलिस वालों को खबर न हो, मेरी इज्जत का मामला है। अखबारात में मेरी बेटी की तस्वीरें छपेंगी, उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाई जाएंगी। काशिफ अकबर बोला, मैं समझ रहा हूं कि आप कैसी मुश्किलों में पड़ गए हैं। आपकी इज्जत हमारी इज्जत है, हम निहायत राजदारी से नाज़ा को वापस लाएंगे। कमाल सौले बोला, मैं अपनी कोठी में हूं और आपके फोन का इंतजार कर रहा हूं। काशिफ अकबर ने उसे खूब झूठी तसल्लियां दी, फिर फोन बंद करके फातिहाना अंदाज में मुस्कुराने लगा। दिल इस बात पर मलामत नहीं कर रहा था कि वडेरा जमाल सौले उसकी पार्टी का वफादार है और असेंबली में उसके हिमायतियों की तादाद बढ़ाने के लिए 3 MNA सप्लाई करता है, और वो ऐसे हिमायती और वफादार की बेटी को अगवा कर चुका था। ऐसी कमीनगी के वक्त दिल इसलिए मलामत नहीं करता कि पार्टी से वफादारी करने वालों को जमीनें अलॉट की जाती हैं, करोड़ों रुपए के ठेके दिए जाते हैं, बैंकों से अरबों के कर्जे दिलाए जाते हैं। एक सियासतदान पूरी कौम का खून निचोड़ कर उन्हें देता है, इसलिए उनकी बहन और बेटी को अपने बेडरूम में ले जाते वक्त न शर्म आती है न दिल मलामत करता है। तकरीबन 1 घंटे बाद रहमान चन्ना ने फोन पर उसे मुखातिब किया, सर गड़बड़ हो गई है, कोई नाज़ा को हमारे आदमियों से छीन कर ले गया है। काशिफ अकबर बोला, कौन नाज़ा को ले गया है? आप तो कह रहे थे वो चारों मुसल्ला हैं और पहले भी बड़े तीर मार चुके हैं। चन्ना बोला, सर मुझे यकीन है राजा नवाज उसे ले गया है। अभी उन चारों से मेरा राब्ता नहीं हो रहा। उनके पास जो मोबाइल फोन था उस फोन पर एक अजनबी से राब्ता हुआ था। वो कह रहा था कि उसने उन चारों में से एक को कैदी बना लिया है। उसने सच उगल दिया कि वो लोग नाज़ा को आपके लिए अगवा करके ले जा रहे थे। काशिफ अकबर बोला, क्या उस अजनबी ने अपने बारे में कुछ नहीं बताया? चन्ना बोला, सर मैंने एक बार अमीर हमजा की आवाज सुनी थी, उस फोन वाले अजनबी की आवाज और लहजा कुछ वैसा ही था। काशिफ अकबर बोला, अभी आप यकीन से कह रहे थे कि राजा नाज़ा को ले गया है, अब कह रहे हो कि उसकी आवाज और लहजा अमीर हमजा जैसा था। मैंने पिछली रात अम्मी की डायरी पढ़ी थी और उनकी शख्सियत से मुतासिर हो रहा था। उनकी जिंदगी के हालात मालूम करने के बावजूद कुछ और बातें मालूम करने के लिए रह गई थी। मैंने फोन के जरिए मुराद चंगेजी से मालूम करना चाहा। उसने कहा कि मेरी अम्मी ने मुझे आराम से सो जाने की हिदायत की है। मेरे जहन में जो सवाल है उनके जवाबात भी मिल जाएंगे। सुबह 5 बजे मोबाइल फोन के बजर ने मुझे जगा दिया। मैंने उसका बटन ऑन करके पूछा, हेलो। आवाज आई, फरमान बेटे सुबह खैर। मैंने कहा, अस्सलाम वालेकुम अम्मी जान। सुबह खैर। उन्होंने सलाम का जवाब दिया, दुआएं दी, फिर कहा, चंगेजी कह रहा था कि मेरी डायरी पढ़ने के बाद भी तुम्हारे जहन में कुछ सवालात उभर रहे हैं। मैंने कहा, जी हाँ, मैं पूछना चाहता हूँ, क्या अंडरग्राउंड खतरनाक गैंग से आपका कोई ताल्लुक है? वो बोली, उतना ही ताल्लुक है जितना तुमने पढ़ा है। मैंने एक जेर जमीन तंजीम के गॉडफादर मलिक कासिम जान के बेटे की जिंदगी ऑपरेशन के जरिए बचाई थी। तब से वो एहसानमंद है। उसने मुझे बेटी बनाया था, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। उसका बेटा हाशिम जान मुझे बाजी कहता है और कहता है कि मैं जितनी दौलत चाहूँ उससे हासिल कर सकती हूँ। मैंने कहा, फिर तो आप बहुत दौलतमंद होंगी। वो बोली, दौलतमंद हूँ मगर हलाल की कमाई से, हराम की कमाई पर लानत भेजती हूँ, इसलिए अल्लाह ताला ने मुझे मसीहाई की गैर मामूली सलाहियतें अता की हैं। मैंने हाशिम जान से कहा, तुम मेरे छोटे भाई हो, अपने तौर पर बाप की तरह जिंदगी गुजार सकते हो, लेकिन मैं जराइम की कमाई का 1 पैसा नहीं लूंगी। मैंने कहा, अम्मी, हाशिम अंकल आपका एहसानमंद है, आपने उसे जराइम की दुनिया से निकल आने की नसीहत क्यों नहीं की? वो बोली, बेटे वो अपने बाप की जिंदगी से खतरात से भरपूर दुनिया में रहने का आदी हो गया है। जेर जमीन जराइम के इतने राज जानता है कि गॉडफादर के ओहदे को छोड़ना चाहे तो मुजरिमों की आलमी तंजीम के बड़े बड़े मगरमच्छ उसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, हाशिम जान के जांबाज आपके भी एक हुक्म पर जान की बाजी लगा देते हैं, क्या ये बात उन बड़े बड़े मगरमच्छों से पोशीदा होगी? वो बोली, उनसे पोशीदा नहीं होगी, लेकिन वो ये भी जानते होंगे कि मैं किसी भी मुजरिमाना कार्रवाई में कभी मुलव्विस नहीं रही। मैं सिर्फ एक लेडी सर्जन हूँ जो गॉडफादर हाशिम के जख्मी जांबाजों का इलाज राजदारी से करती रहती हूँ। इसके इवज वो मुझे तहफ्फुज फराहम करते हैं। वो एक जरा तवक्कुफ के बाद बोली, एक लेडी डॉक्टर अपने शौहर के साए में या कानून के मुहाफिज के साए में महफूज रह सकती है। मुझे शौहर का साया नहीं मिला और पुलिस इंतजामिया पर मैं इसलिए भरोसा नहीं कर सकती कि ये तब्दील होती रहती है और हुकूमतों के ताबे रहते हैं। मुझे तहफ्फुज देने वाले किसी भी कानून के मुहाफिज का तबादला कहीं भी हो सकता है। उसकी जगह मेरे दुश्मन से ताल्लुक रखने वाले अफसर को मुझ पर मुसल्लत किया जा सकता है। मैंने कहा, मैं समझ रहा हूँ अम्मी, तकदीर आपको बहुत बड़े मुजरिमों के साए में ले गई है और उनके जरिए आप पिछले कई बरसों से महफूज और मुतमईन रहकर जिंदगी गुजार रही हैं। लेकिन आप हराम और हलाल का हिसाब क्यों करती हैं? आपको गॉडफादर हाशिम जान से दौलत हासिल करनी चाहिए। वो बोली, मेरे पास जितनी दौलत है वो हम माँ बेटे के लिए काफी है। मैं तुम्हें सख्ती से समझाती हूँ, कभी हराम के पैसों को हाथ मत लगाना, कभी कोई ऐसा काम न करना जिससे किसी बेगुनाह शख्स को नुकसान पहुंचे। मैं ऑपरेशन के जरिए जख्मियों और मरीजों को नई जिंदगी देती हूँ। जब मैं जिंदगी देती हूँ तो दुश्मनों से उनकी नई जिंदगी नहीं छीनती, उन्हें अपाहिज
अपाहिज बनाकर कोई सजा देकर जिंदा रहने और दूसरों को उनसे इबरत हासिल करने का मौका देती हूँ। मैंने कहा, आपने मुझे इनाम रब्बानी और उसके गुंडों को हलाक करने से क्यों नहीं रोका, बल्कि एक गुंडे को आप गोली मार कर गई थी। वो बोली, मैं ऐसा न करती तो वो तुम्हें गोली मार देता और रब्बानी वगैरह ने तुम्हें जान से मार डालने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। अगर ऐसा कोई मौका आए कि सांप तुम्हें डसने चला आए तो उसे कभी जिंदा न छोड़ना, वरना वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मैंने कहा, आपको बदनाम करने वाला शमशीर सिंह कालिया बैरून मुल्क में आपसे 2 बार टकराया, फिर अपने हालात से मजबूर होकर भाग गया। अब आप उससे इंतकाम लेने के लिए मुझे लंदन भेज रही हैं। आप कैसे जानती हैं कि वो लंदन में है? वो बोली, गॉड फादर हाशिम जान मेरी मालूमात का जरिया है। मैंने कहा, मैं जाने से पहले उस इंस्पेक्टर को जिंदा नहीं छोड़ूंगा जो आपको गालियां देता रहा था। वो बोली, बेटे अगर वो इंस्पेक्टर जिंदा होता तो इस बात की गवाही देता कि तुमने रब्बानी और उसके 4 मुहाफिजों को कत्ल किया है। मैंने उसे तुम्हारे खिलाफ गवाही देने से पहले जहन्नम में पहुंचा दिया था। मैंने कहा, अम्मी जान आपको कुछ हो सकता था, आप ऐसे खतरात मोल न लिया करें। वो बोली, जब तुम्हें तमाम पहलुओं पर बैक वक्त नजर रखते हुए दुश्मनों से निपटना आ जाएगा तो मैं इत्मीनान से घर में बैठकर तुम्हारी जवां मर्दी का तमाशा देखती रहूंगी। कुछ और पूछना चाहते हो? मैंने पूछा, आपने अपनी सौकन और उसके संपोलियों को क्यों नजरअंदाज कर दिया है? क्या इसलिए कि वो अब्बू के कारोबार और जायदाद से महरूम हो गए हैं और इस तरह उन्हें अपने किए की सजा मिल चुकी है? वो बोली, हाँ, कुदरत सजा दे रही हो तो इंसान को दूर से देखना और सबक हासिल करना चाहिए। वो लोग बिल्कुल ही कंगाल हो गए थे, लेकिन अब उनके हालात बदल गए हैं। कल रात इशरत के बड़े बेटे ने मुझसे फोन पर बात की थी। वो कह रहा था, तुमने मेरे नाना जान के एक पैर में गोली मारकर उन्हें अपाहिज बना दिया था। मैं तुम्हारे दोनों हाथ काट कर किसी मरीज का ऑपरेशन करने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। मैंने उससे पूछा, तुम्हारी बातों से पता चल रहा है कि तुम इरफान के बेटे हो? उसने हिकारत से कहा, जिस जलील ने हमें कंगाल बना दिया उसे हमारा बाप न कहो। हमें अपने नाना जान हिदायतुल्लाह से अकीदत है, इसलिए हमने अपने नाम के साथ नाना का नाम लगाया है। मेरा नाम कामरान हिदायत और मेरे छोटे भाई का नाम इमरान हिदायत है। और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि अब हम किसी के मोहताज नहीं रहे, करोड़पति बन गए हैं और 80 लाख की कोठी में रहने के लिए लाहौर आ गए हैं। मैंने कहा, फिर तो बहुत करीब हो, मेरे दोनों हाथ काटने कब आ रहे हो? वो बोला, मैं कई दिनों से तुम्हारी ताक में हूँ। मामू जान ने समझाया था कि मैं तुम्हें तन्हा न समझूं, और वाकई मैं देख रहा हूँ एक बॉडीगार्ड तुम्हारे साथ होता है। फिर ये कि तुम्हारी कार के पीछे 2 गाड़ियां होती हैं, अगरचे वो रोज बदलती रहती हैं, लेकिन कई दिनों तक मुशाहिदा करने के बाद मालूम हुआ है कि उनमें बैठे हुए लोग भी तुम्हारे मुहाफिज होते हैं। मैंने उसे कहा, तुम करोड़पति हो, अपने लिए भी दर्जनों सिक्योरिटी गार्ड्स खरीद सकते हो। अगर ऐसा नहीं कर सकते तो अपनी कोठी का पता बताओ, कल मेरा जवान बेटा तुम्हारा सामना करने आएगा। इस पहाड़ को रास्ते से हटाए बगैर उसकी माँ तक नहीं पहुंच सकोगे। और उसने कहा, हाँ, अभी मैं तुम्हारे बेटे के बारे में भी पूछने वाला था कि उसे कहाँ छुपा रखा है, मगर तुम तो बड़े हौसले से मेरे मुकाबले में उसे भेजना चाहती हो। मैंने उसे कहा, सिर्फ कोठी का पता बता दो, फिर कल अपना तमाशा देखो। उसने फोन बंद कर दिया था, लेकिन कोठी का पता नहीं बताया। उसकी बुज़दिली जाहिर हो चुकी है, वो कभी तन्हाई में मुझ पर हमला करने की ताक में है। अम्मी मुझे फोन पर मेरे सोतेले भाई कामरान हिदायत के बारे में बता रही थी और मैं बड़ी तवज्जो से सुन रहा था। अब तक अम्मी ने ये सोचकर उन्हें नजरअंदाज किया था कि तकदीर ने उन्हें सजा दे दी है, वो दरबदर हो गए हैं और मोहताजी की जिंदगी गुजार रहे होंगे। इन हालात में इंसान अपनी बदआमालियों पर पछताता है, गुरूर से तौबा करता है और दूसरों को नुकसान पहुंचाने से बाज आता है। लेकिन कामरान हिदायत जैसे लोगों की दुम टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। उसकी माँ इशरत, उसके बहन भाई और नाना हिदायत भी इन ज्यादतियों को भूल गए होंगे जो उन्होंने मेरी अम्मी के साथ की थी। एक ही बात याद रह गई होगी कि अम्मी ने नाना को अपाहिज बना दिया था। अब वो दौलतमंद होते ही फिर इंतकाम लेने पर उतर आए थे। मैंने कहा, अम्मी, अब्बू के हवाले से वो हमारे रिश्तेदार हैं, यानी आस्तीन के सांप हैं। पहले मैं आस्तीन की सफाई करूंगा, फिर मुल्क से बाहर जाऊंगा। वो बोली, मैं जानती थी तुम उनके बारे में सुनकर उनसे निमटना चाहोगे। मैंने उनका पता मालूम कर लिया है। मैंने पूछा, क्या वाकई? आपने कैसे मालूम किया? वो बोली, ये बात तुम भी जानते हो कि हमारे मुल्क में मेहनत मजदूरी करके हलाल की कमाई से कोई करोड़पति नहीं बन सकता। ये कामरान वगैरह जरूर कोई गलत धंधा कर रहे होंगे। मैंने गॉडफादर हाशिम जान से कहा, मैं कामरान हिदायत और इमरान हिदायत नामी 2 जवानों के मुताल्लिक मालूम करना चाहती हूँ। ये लोग अचानक करोड़पति कैसे बन गए हैं? उनकी माँ मेरी सौकन है, उसका नाम इशरत जहां है और उसके लंगड़े बाप का नाम हिदायतुल्लाह है। आजकल ये लोग लाहौर में हैं, मुझे सिर्फ उनकी कोठी का पता चाहिए। हाशिम जान ने कहा था, बाजी, आजकल मनशियात और असलहे का धंधा तेजी पर है। तीसरे नंबर पर इंसानी आज़ा, दिल, गुर्दे और आंखें फरोख्त करने से एक ही सौदे में लाखों रुपए मिल जाते हैं। मैं उन कंपनियों के बारे में अभी मालूम करता हूँ, आप मेरे फोन का इंतजार करें। एक गॉडफादर के लिए ये मालूम करना कुछ मुश्किल न था कि उस मुल्क में मनशियात और
اسلحہ اور इंसानी आज़ा सप्लाई करने वाले एजेंट और सब एजेंट कितने हैं और उनके नाम और पते क्या हैं। हाशिम जान ने 1 घंटे के अंदर मुख्तलिफ जराए से उनके बारे में मालूमात हासिल की। फिर अम्मी को कामरान और इमरान की कोठी का पता बताया और कहा कि उनके साथ उनकी बहनें नुदरत, आबिदा और उनकी माँ इशरत भी ये धंधा करती हैं। उनकी एक कोठी इस्लामाबाद में भी है। इस सिलसिले में अहम बात ये थी कि वो लोग भारतीय अंडरग्राउंड सिंडिकेट के गॉडफादर शमशीर सिंह कालिया उर्फ डेंजरस मैन के लिए काम कर रहे थे और अफगानिस्तान से पाकिस्तान के रास्ते भारत असलहा और हेरोइन पहुंचाया करते थे। इशरत और उसका भाई अजमत कराची जाया करते थे। वो वहां से इंसानी आज़ा हासिल करते और फरोख्त करते थे। वहां कत्ल गारतगरी ज्यादा हुआ करती थी। ताजा इंसानी लाशों से आंखें, दिल और गुर्दे हासिल करके फरोख्त किए जाते थे। गॉडफादर हाशिम जान ने ये तमाम बातें अम्मी को बताईं। अम्मी ने मुझे लाहौर वाली कोठी का पता बताकर पूछा, वहाँ कामरान को होना चाहिए, ये बताओ उससे निमटने के लिए वहाँ कब तक पहुँच रहे हो। मैंने 11 बजे तक पहुँचने का वादा किया। फिर फोन बंद करके शहर जाने की तैयारी करने लगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।